तो जो क्लासिकल मेथड थे जो कि किसको डिस्ट्रीब्यूट करने या जिसका आप अभी तक जो कृष्णी का मेथड पढ़े थे या कृष्णी का रेडिएशन का ऑक्सीजन पढ़ रहे थे, उनको बताने में पूर्ण रूप से या फिर पूर्ण या कंप्लीटली उसको सक्सेसफुली नहीं बता पाए, या फिर हम ये कह सकते हैं जो कि आधे तरीके से ही, मतलब कंप्लीटली, मतलब जहां से अपन स्टार्ट हो रहे हैं जीरो से लेके अनंत तक जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी होगी उसके लिए क्या नहीं कर पाए कि अपने नियम को सही ढंग से कृष्णिका विकिरण के लिए नहीं बता पाए, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जिसके अंदर मैंने आप लोगों को वीन्स का नियम बता दिया था। रेले जीन्स का नियम जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एनर्जी डेंसिटी के ऊपर। या फिर आप ये बोल सकते हो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। हम दोनों को, हमको ये दो परिभाषा है जो हम रेले जीन्स का नियम पढ़ेंगे क्लासिकल थ्योरी के अंदर, कि क्लासिकल थ्योरी के द्वारा किस प्रकार से रेले, जिस प्रकार से वीन का नियम क्या है, वीन का नियम उच्च तरंग दैर्ध्य मतलब हाई वेवलेंथ के ऊपर, तो वो क्या करता है किसी भी प्रकार की विकिरण के बारे में या फिर किसी भी प्रकार की विकिरण की सही ढंग से जानकारी नहीं दे पाता। लेकिन वहीं पर अगर हम क्या देखें लोअर वेवलेंथ के ऊपर, वो यह बताता है कि विकिरणों की टेम्परेचर के साथ में प्रोडक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जैसे जैसे हम क्या करेंगे वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे तो उसके उसके कारण क्या हो जाएगा, उसी के अंदर कृष्णिका के अंदर या फिर ब्लैक बॉडी के अंदर जो रेडिएशन है उनका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, इनफाइनाइट की तरफ बढ़ जाता है। यहां तक मैंने बताया था आप लोगों को। तो उसी प्रकार से इसी का उल्टा क्या होगा, इसके अंदर जो रेले जीन्स का नियम है उसके अंदर होगा, जहां पे वीन्स का नियम लो वेवलेंथ के ऊपर अप्लाई होता था, उसी प्रकार से रेले जीन्स का नियम किसके ऊपर अप्लाई होगा, हायर वेवलेंथ के ऊपर, दीर्घ तरंग दैर्ध्य के ऊपर अप्लाई होगा। या जैसे आप देख सकते हो कि इस ग्राफ के अंदर ये कृष्णिका विकिरण का ग्राफ था, यहाँ पर वेवलेंथ की, और यहाँ पर आगे की तरह आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तो स्टार्टिंग में वेवलेंथ लैम्बडा क्या होती है, लो होती है या कम होती है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वेवलेंथ लैम्बडा का मान क्या हो जाता है, हाई हो जाता है या बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दो कंडीशन होती है, एक तो लोअर वेवलेंथ और एक हायर वेवलेंथ। तो विन्स का नियम है जो आप लोगों को ये ध्यान रखना, मतलब इस तरीके से याद रखोगे कि कौन सा नियम किस वेवलेंथ के ऊपर अप्लाई होता है, तो उस तरीके से इस नियम को याद करना इजीली हो जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला पढ़ना भी आसान हो जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है विन्स का नियम जो है वो कौन से वेवलेंथ के ऊपर अप्लाई होगा, लोअर वेवलेंथ के लिए विन्स का नियम अप्लाई होता है, या फिर लोअर वेवलेंथ के ऊपर विन्स का नियम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की सक्सेसफुली क्या करता है, डिस्क्राइब करता है उसको, या फिर सक्सेसफुली उसको प्रमाणित करता है या उसके रिजल्ट को बताता है। लेकिन वहीं पर जब हम विन्स के नियम को किसके ऊपर, हायर वेवलेंथ के ऊपर अप्लाई करें, तो ये क्या करता है उस कृष्णिका विकिरण के प्रोडक्शन को क्या नहीं कर पाता है, सफलतापूर्वक बता नहीं पाता। क्यों? क्योंकि विन्स का नियम भी क्या कहता है कि जब हम वेवलेंथ को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे विकिरणों का उत्सर्जन क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वेवलेंथ के इंक्रीज होने पे विकिरणों की मात्रा क्या हो जाती है, प्रोडक्शन की मात्रा इनफाइनाइट हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है कृष्णिका विकिरण के ऊर्जा वितरण वक्र नियम से। क्योंकि उसके अंदर आप देख रहे थे कि स्टार्टिंग के अंदर विकिरणों का उत्सर्जन बढ़ता है और एक फिक्स वेवलेंथ या एक मैक्सिमम वेवलेंथ की विकिरण उत्सर्जित होने के बाद में विकिरणों का उत्सर्जन की मात्रा क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। ये किसमें बताया जाता है, विकिरण कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र के नियम के अंदर बताया जाता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को दो डेफिनेशन बताऊंगा, एक तो एनर्जी डेंसिटी या फिर उसे हम हिंदी में कहते हैं ऊर्जा घनत्व, और दूसरी चीज बताएंगे स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी जिसे स्पेक्ट्रम ऊर्जा घनत्व बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन दोनों को पढ़ने के बाद में जो है रेले जीन्स का नियम है वो तो आप लोगों के ऐसे तो सिलेबस उसका पूरा डेरिवेशन है, पर अभी मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्मेट में उसको समझाऊंगा, और जब डेरिवेशन हम जो ऑफलाइन क्लास होगी उसमें करेंगे, क्योंकि उसमें आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स का एक नियम यूज करना पड़ेगा जिसके अंदर किसी भी पार्टिकल के अंदर कंपनों की संख्या, या फिर आप ये कह सकते हो कि उसके अंदर ऑसिलेटर्स की संख्या कितनी होती है वो ज्ञात करनी पड़ेगी। इस वजह से वो बहुत लेंथी प्रोसेस होगा, लेकिन जो मैं शॉर्ट मेथड आपको बताऊंगा उससे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर बताया क्या जा रहा है या फिर इसमें हो क्या रहा है।
एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी या फिर ऊर्जा घनत्व एक वह राशि है जो कि क्या है, अगर मान लो कोई भी हमने कृष्णिका ली या कोई भी पदार्थ लिया, उस पदार्थ के अंदर या वो उस पदार्थ के क्षेत्र, क्योंकि अब आप लोगों को मतलब मालूम है पदार्थ है तो वो कोई ना कोई एरिया घेर के बैठा है, तो उसके एरिया में से या फिर आप कह सकते हो कि उसके एरिया में किसी भी एक बिंदु, कोई भी हमने एक बिंदु लिया, इसके चारों ओर का जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में से हम प्रति सेकंड या प्रति इकाई आयतन में से कितनी विकिरणों को उत्सर्जित कर रहे हैं। विकिरणें उत्सर्जित होगी, कोई भी पदार्थ है उसके एकांक आयतन में से कितनी विकिरणें उत्सर्जित हो रही है या कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, वह ऊर्जा या फिर विकिरणों की जो मात्रा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा घनत्व या फिर एनर्जी डेंसिटी। हम ये कह सकते हैं एक स्पेस के अंदर यूनिट वॉल्यूम में से प्रोड्यूस या इमिट होने वाली एनर्जी या फिर रेडिएशन की क्वांटिटी को हम क्या बोल सकते हैं? एनर्जी डेंसिटी बोल सकते हैं। वापिस से सुनना, एक ऐसा क्षेत्र या एक ऐसा आकार जिसके अंदर एक बिंदु के चारों ओर के आयतन, प्रति एकांक आयतन में से क्या उत्पन्न होने वाली विकिरणों की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी या ऊर्जा घनत्व। या फिर हम ये बोल सकते हैं किसी स्पेस के अंदर, कोई भी स्पेस ले लो, उस स्पेस के अंदर किसी बिंदु या फिर एक पॉइंट के अराउंड यूनिट वॉल्यूम के अंदर में से यूनिट वॉल्यूम से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी या फिर यूनिट वॉल्यूम से प्रोड्यूस होने वाली रेडिएशन की क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं किसी आकाश में स्थित किसी बिंदु के चारों ओर एकांक आयतन में विद्यमान विकिरणों की मात्रा या विकिरणों की कुल ऊर्जा घनत्व कहलाता है। इसे U द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मात्रक जूल प्रति मीटर क्यूब होता है। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? एकांक आयतन में से क्या उत्पन्न होने वाली विकिरणों की मात्रा क्या कहलाती है? ऊर्जा घनत्व कहलाती है। अगर इसी प्रकार से अब हम स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात करना चाहे, ये तो एकांक आयतन में से उत्सर्जित होने वाली सभी विकिरणों की मात्रा, कुल कितनी विकिरण हम उत्सर्जित कर रहे हैं या फिर कुल कितनी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं, वो मात्रा जो होगी वो क्या कहलाएगी? एनर्जी डेंसिटी कहलाएगी। लेकिन वहीं पर अगर हम किसी एक रेंज के अंदर वेवलेंथ की या फिर वेवलेंथ की रेंज में या फिर फ्रीक्वेंसी की रेंज के अंदर हम क्या करते हैं? एनर्जी डेंसिटी विकिरणों को उत्सर्जित करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जो ऊर्जा घनत्व कहलाता है वो कौन सा ऊर्जा घनत्व कहलाता है? स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व। ध्यान रखना, स्पेक्ट्रमी एनर्जी डेंसिटी तथा एनर्जी डेंसिटी में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, दोनों ही एकांक आयतन किसी बिंदु के चारों ओर के आयतन से विकिरणों को उत्सर्जित करते हैं, परंतु अंतर सिर्फ दोनों में इतना होता है कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो एकांक आयतन में किसी भी रेंज की वेवलेंथ को उत्सर्जित कर सकती है, परंतु स्पेक्ट्रम एनर्जी डेंसिटी के अंदर सिर्फ एक रेंज के अंदर, किसी भी रेंज के अंदर, जैसे कि मान लो 10⁻⁻⁴ से लेके 10⁻⁻⁶ हो गई, 10⁻⁻12 से लेके 10⁻⁻⁴
21 हो गई। इन इस रेंज के बीच की अगर वेवलेंथ की कोई भी विकिरण उत्सर्जित होती है तो उस एनर्जी डेंसिटी को हम कौन सी एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे? स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे। मुकेश, स्वरूप साफ सुनाई दे रहा है और लिखा हुआ दिख तो रहा है ना साफ? हम करके बता दो एक बार हाथ से। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो भी एक बार बता दो। हाथ से थम करके बता दो समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन समझ में आई तो एक बार थम करके बता दो दोबारा। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन अपन स्टार्ट करते हैं, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। अब स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व किसी रेंज के अंदर उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की कुल मात्रा या कुल ऊर्जा जो होगी वो क्या कहलाएगी? स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व कहलाएगी। तो इसमें भी डेफिनेशन में सब चेंज इतना सा होगा कि किसी आकाश में स्थित किसी बिंदु के चारों ओर का, किसी बिंदु के चारों ओर के एकांक आयतन में तरंगदैर्ध्य परास लैम्ब्डा से लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा के बीच विकिरणों की कुल ऊर्जा क्या कहलाएगी? ऊर्जा घनत्व कहलाती है। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व कहलाती है। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व कहलाती है। इसे किससे? यू लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। सेम वही का वही फॉर्मूला बन जाएगा जो कि आप लोग किसका पढ़ते थे? उत्सर्जन क्षमता का पढ़ते थे। उत्सर्जन क्षमता में आप लोग ई का मान क्या लिखते थे? ई लैम्ब्डा इंटू डी लैम्ब्डा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो यू होगा वो किसके हो जाएगा? यू लैम्ब्डा इंटू डी लैम्ब्डा के बराबर हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला पड़ेगा यू लैम्ब्डा का वो क्या हो जाएगा? यू अपॉन डी लैम्ब्डा के रूप में आ जाएगा। ये क्या होगी? विकिरणों की मात्रा तथा नीचे अगर हम उस रेंज का डिवीजन करेंगे तो हमें उस रेंज के अंदर उससे होने वाली ऊर्जा घनत्व के बारे में हमें पता चल जाएगा। इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इस ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी स्पेस में एक बिंदु या फिर एक पॉइंट के अराउंड यूनिट वॉल्यूम के अंदर वेवलेंथ रेंज लैम्ब्डा टू लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा के बीच या फिर के रेंज के अंदर उत्सर्जित होने वाली या फिर ये कह सकते हो इमिट होने वाली जो विकिरण या रेडिएशन होगी उसकी एनर्जी जो है वो क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी कहलाती है, जिसे हम यू लैम्ब्डा से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नॉर्मल डेफिनेशन है, इसमें कुछ ज्यादा याद करने या ज्यादा भारी कोई है नहीं। इतना याद रखना है कि वेवलेंथ लैम्ब्डा से लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा के अंदर विकिरणों की जो कुल ऊर्जा होती है उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व बोलेंगे।
अब हम क्लासिकल मेथड के अंदर सेकंड मेथड जो है वो कौन सा मेथड है, रेले जीन्स का मेथड, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या रेले जीन्स ने क्या बताया था कि किस प्रकार से विकिरणों के अंदर उत्सर्जन होता है, मतलब किसी भी पदार्थ या किसी भी कृष्णिका के अंदर जो विकिरण उत्सर्जित होती है वो किस रेंज के ऊपर होती है, हायर वेवलेंथ के ऊपर होती है या लोअर वेवलेंथ के ऊपर होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। रेले जीन्स का रेले जीन्स का नियम था वो किसके ऊपर डिपेंडेंट था, रेले जीन्स का नियम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी के ऊपर डिपेंड था। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी से मतलब ये है कि अगर मान लो किसी भी कृष्णिका के अंदर या किसी भी पदार्थ के अंदर जितने भी पार्टिकल है या जितने भी दोलक है या जितने भी कण है, उन सब कणों के अंदर एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, इक्वली डिवाइडेड होती है। ये पहले का आपका नहीं है। तो कोई भी अगर पदार्थ हम ले रहे हैं जो कि क्या कर रहा है, विकिरणों का उत्सर्जन कर रहा है, तो इस नियम के अनुसार, रेले जीन्स के नियम के अनुसार उन सब विकिरणों को एनर्जी जो या उन विकिरणों के पास, सभी विकिरणों के पास जो एनर्जी होगी उनकी मात्रा कैसी होती है, समान होती है। जितनी एक विकिरण के पास में होगी उतनी की उतनी बाकी सभी विकिरणों के पास में भी एनर्जी होती है। ये इस रेले जीन्स के नियम के द्वारा बताया जाता है, जो कि किसके ऊपर, मैं आपके जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स में आप एक ऊर्जा समविभाजन का नियम पढ़ते हो। ऊर्जा समविभाजन का नियम जो है वो मैक्सवेल ने दिया था। उसके अनुसार जितने भी पार्टिकल किसी भी पदार्थ के अंदर उपस्थित होते हैं उनके सबके पास में कितनी एनर्जी होती है, केटी एनर्जी होती है। ये जो केटी होती है ये कैसी ऊर्जा कहलाती है, समविभाजन ऊर्जा कहलाती है, जो कि मैक्सवेल के अनुसार क्या होता है, उस मैक्सवेल के अनुसार जितने भी पदार्थ के पार्टिकल उन सबके पास में क्या होगी, केटी के बराबर एनर्जी होगी। और अगर मैं उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी के बारे में बात करनी है या फिर उस पदार्थ की टोटल एनर्जी को ज्ञात करना है, तो जितने पार्टिकल है उसके अंदर उन सबका क्या कर दो, उन सबको, या फिर आप ये कह सकते हो उनका गुणा किससे कर दो, इस केटी से कर लो। जैसे मान लो अगर उसके अंदर 1000 पार्टिकल है, 2000 पार्टिकल है या 3000 पार्टिकल है, तो उन सबका गुणा हम क्या कर दे, उस संख्या किससे, केटी से कर लेंगे। या मतलब जितने नंबर ऑफ संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल है किसी भी पदार्थ है, उस नंबर ऑफ पार्टिकल का गुणा एक पार्टिकल की एनर्जी से कर लेंगे, तो हमें उस पदार्थ के अंदर टोटल उपस्थित पार्टिकल की एनर्जी या कुल ऊर्जा के बराबर के बारे में पता चल जाएगा। केटी की वैल्यू डिपेंड करता है आपने टेम्परेचर कितना लगाया है, और जो केबी होता है वो किसको बताता है, ये वोल्टेज मानिए हमको बताता है। मुकेश, ये एक फॉर्मूला है केटी, ना कि इसकी कोई फिक्स वैल्यू होती है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आप देखो तो यहाँ पे एनर्जी ई बराबर उसने बता तो दिया समविभाजन नियम से कि सभी पार्टिकल की एनर्जी किसके बराबर होगी, केटी के बराबर होगी, पर होगी कितनी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के ऊपर। मतलब उस पदार्थ के ऊपर आपने या उस पार्टिकल के पास में कितना, उसके ऊपर आपने एनर्जी को ज्ञात करने के लिए या उस पार्टिकल से रेडिएशन को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी एनर्जी दी है। क्या बोल रहे हो, सही ढंग से बताओगे, ये पता नहीं चल रहा है इसके अंदर। मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अनम्यूट करूंगा, उससे तुम बताना। तो जितनी भी मतलब जितने भी पार्टिकल होंगे ना उन सबकी एनर्जी किसके बराबर होगी, केटी के बराबर होगी। इसी नियम के ऊपर आधारित है कौन सा, रेले जीन्स का नियम। तो इस रेले जीन्स के नियम में रेले जीन्स ने बताया कोई भी कृष्णिका जो होती है वो विकिरणों को किसके रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करती है, विकिरणों को उत्सर्जित करती है। और उनकी ऊर्जा के बारे में जो उसने बताया था, या उनकी ऊर्जा को बताने के लिए उसने कौन से नियम का यूज किया, ऊर्जा के समविभाजन नियम का उपयोग किया। और उसके अनुसार उसने ऊर्जा घनत्व का एक फॉर्मूला दिया जो कि किस रेंज के बीच में था, लैम्बडा से डी लैम्बडा के बीच में था। तो मैं अभी आप लोगों को इसके अंदर उस फॉर्मूले के बारे में डायरेक्टली बताऊंगा तथा मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ इसके अंदर अभी कि इस फॉर्मूले से किस प्रकार से रेले जीन्स का नियम है वो क्या होता है, पार्शियली सक्सेसफुल होता है किसके लिए, कृष्णिका विकिरण के नियम को बताने के लिए। क्योंकि क्योंकि क्लासिकल मेथड है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया क्लासिकल मेथड कंप्लीटली कभी भी किसको नहीं बताता, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर ऊर्जा वितरण को। तो जिस प्रकार से वीन का नियम
आंशिक रूप से सक्सेसफुल था, उसी प्रकार से रेले जीन्स का नियम भी था, परंतु दोनों की कंडीशन अलग अलग थी, उसके बारे में हम अभी ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये था रेले जीन्स ने कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों या विकिरणों के लिए, चुंबकीय तरंगों या विकिरणों के लिए ऊर्जा समविभाजन नियम का उपयोग किया, जिसके अनुसार आवर्ती अंतराल म्यू से म्यू प्लस डी म्यू के लिए प्रति इकाई आयतन या क्षेत्रफल में प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा या स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा, यू म्यू डी म्यू बराबर एवरेज एनर्जी ऑफ पर रेडिएशन into number of radiations। म्यू बराबर मालूम हो तो सी अपॉन लेमड़ा के रूप में लिखा जाता है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन क्या होता है, म्यू बराबर सी अपॉन लेमड़ा। इस सी अपॉन लेमड़ा की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का मान भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम किसके रूप में, वेवलेंथ के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो जो रेले जीन्स था उसने एनर्जी डेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला दिया वो फॉर्मूला क्या था, यू म्यू डी म्यू इक्वल्स टू 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी म्यू इंटू के टी। यहाँ पे केटी तो क्या होगी, पर रेडिएशन की एनर्जी को बताएगी कि मतलब जो भी रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है उस प्रत्येक रेडिएशन की ऊर्जा या फिर उत्पन्न होने वाले प्रत्येक विकिरण के अंदर ऊर्जा का मान क्या होगा, केटी के बराबर होगा। और उनके जो नंबर होती है, कितनी रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है, उसके अंदर कितने ऑसिलेटर्स है, उनका मान क्या होगा, ये हो जाएगा 8 पाई म्यू स्क्वायर सी क्यूब डी म्यू। हाँ, फॉर्मूले का डेरिवेशन हम ऑफलाइन क्लास में करेंगे क्योंकि वो बहुत लेंथी है। एक क्लास में उस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी पूरा नहीं हो पाएगा, मतलब अगर हम ऑफलाइन करना चाहेंगे, और अगर उसमें आपके कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर वहां पे भी आप लोगों को ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इस फॉर्मूले को अपन ऑफलाइन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। लेकिन इस फॉर्मूले से क्या हमें मतलब पता क्या करना है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा ना, तो आप लोगों को
ये फॉर्मूला एक तो इतना याद रखना है, कैसे प्रोड्यूस हुआ वो हम पढ़ लेंगे, लेकिन आप लोगों को इस फॉर्मूले का किस प्रकार से क्लासिकल मेथड में यूज करते हैं उसके बारे में अभी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये तो किसके रूप में, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में फॉर्मूला। अब हम किसके रूप में लिखेंगे इसी फॉर्मूले को, सेम रेडिएशन मतलब वेवलेंथ के फॉर्मेट में लिखते हैं कि वेवलेंथ के फॉर्मेट में ये फॉर्मूला किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे म्यू बराबर तो क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा। अगर हम इसका अवकलन कर दें तो डी म्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के सी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर इंटू डी लैम्बडा के रूप में आ जाएगा। और अगर हम इसका सिर्फ प्रमाण लेना चाहें तो क्या आ जाएगा, सी लैम्बडा स्क्वायर इंटू डी लैम्बडा के रूप में आ जाएगा। इस मान को हमें क्या रखना है, इस इक्वेशन के अंदर रखना है, और म्यू की जगह पे हमें क्या लिखना है, सी अपॉन लैम्बडा लिखेंगे। तो उस कंडीशन में हमें जो ये फ्रीक्वेंसी एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो किसके रूप में प्राप्त हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला में वेवलेंथ के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये यू लैम्बडा इंटू डी लैम्बडा किसके बराबर हो जाएगा, 8 पाई अपॉन सी क्यूब अलग से लिख देते हैं। वी को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू को सी अपॉन लैम्बडा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर इंटू डी म्यू का मान क्या है, सी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर इंटू डी लैम्बडा इंटू के टी। लैम्बडा स्क्वायर से सी, सी से सी क्यूब कट गया, तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा म्यू लैम्बडा डी लैम्बडा बराबर 8 पाई अपॉन लैम्बडा की पावर 4 के टी इंटू डी लैम्बडा। ये किसके रूप में, वेवलेंथ फॉर्मेट में। ये है वेवलेंथ रूप में, और ये किसके रूप में था फॉर्मूला, ये आप लोगों के फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला है। अब इन दो फॉर्मूला से आप लोगों को क्या है, दो चीजें दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले में कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। और टी का मान भी क्या होगा, टी हम अप्लाई करेंगे, एक फिक्स वैल्यू अप्लाई करेंगे टेम्परेचर की, तो वो टी भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो बदलने वाली वैल्यू कौन सी है, सिर्फ वेवलेंथ, क्योंकि जैसे जैसे विकिरण उत्सर्जित होगी तो उनकी वेवलेंथ का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। सेम वेवलेंथ की विकिरण तो कृष्णिका के द्वारा उत्सर्जित होती नहीं है, क्योंकि हमने कृष्णिका की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि वो किसी भी वेवलेंथ की क्या कर सकता है, विकिरणों को उत्सर्जित कर सकता है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से तो एक चीज क्या मिल रही है आपको, यू लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, 1 अपॉन लैम्बडा की पावर 4 के। ये किस फॉर्मेट में, वेवलेंथ फॉर्मेट में। और इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है आप लोगों के, यू म्यू इज प्रोपोर्शनल टू म्यू स्क्वायर। तो अब आप लोगों के जो ग्राफ बनेंगे ना, वो जो किस किस के बीच में, एनर्जी डेंसिटी तथा फ्रीक्वेंसी के बीच में तथा वेवलेंथ के बीच में, वो किसके ऊपर डिपेंडेंसी होगी, वो इन दो फॉर्मुलों के आधार के ऊपर वो ग्राफ बनेंगे। क्योंकि बाकी सारी वैल्यू तो इन फॉर्मुलों के अंदर कांस्टेंट है, बदलने वाली वैल्यू कौन सी है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, और तीसरी चीज कौन सी है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार के ऊपर किस प्रकार से परिवर्तित होगी, उसका ग्राफ हमें अब बनाना है। ये ग्राफ बना देता हूँ, उस ग्राफ को बनाते हैं, ग्राफ को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को हाथों हाथ बना देना। इस ग्राफ में आपको जो चीज समझ में नहीं आएगी वो मैं आपको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं यहाँ पे दो ग्राफ बना रहा हूँ, आप ऐसा वैसा ग्राफ वीन्स के नियम में भी फ्रीक्वेंसी के लिए भी बना देना। मैंने जो आप लोगों को वीन्स का नियम था उस समय फॉर्मूला लिखाया था, वो वेवलेंथ के रूप में था, तो आप उसको फ्रीक्वेंसी के रूप में चेंज करना, और उसका भी एक फ्रीक्वेंसी के लिए भी एक बार ग्राफ बना देना। तो उससे क्या आप लोगों को दोनों के अलग अलग ग्राफ फ्रीक्वेंसी के रूप में भी मिल जाएगा और वेवलेंथ के फॉर्मेट में भी अलग अलग दो ग्राफों की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है ना।
ये तो कृष्णिका ग्राफ, कृष्णिका के अंदर ऊर्जा का वितरण किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होता था। अब देखिए यहाँ पर यू लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल है, 1/λ की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। तो आप लोगों को एक ग्राफ ये मालूम होना चाहिए कि जब हम y बराबर 1/x की पावर 4 का ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होता है, वो ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस के लिए ग्राफ बनाना है, तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये ग्राफ जो होगा वो इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, ये किसका होता है, 1/x की पावर 4, 1/x स्क्वायर, 1/x की पावर 5, अगर किसी का भी ग्राफ बनाओगे तो वो इस प्रकार से प्राप्त होगा आप लोगों को। ठीक है ना, नहीं सॉरी, एक मिनट, ये जो ग्राफ है 1 y बराबर x स्क्वायर का है और y बराबर 1/x की पावर 4 का जो ग्राफ होता है कैसा होता है, इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का ग्राफ होता है जिसमें क्या होता है, डिक्रीजिंग। अति परवलय को कैसे बनाते हो, वो अति परवलय वाला ग्राफ आता है जिसमें 1/x की पावर 4 में, और परवलय वाला जो ग्राफ आता है वो x स्क्वायर के अंदर आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो स्टार्टिंग के अंदर तो इसकी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेवलेंथ के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी ना तो वो ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होगा, इस प्रकार से। ठीक है ना, मतलब लास्ट के अंदर वेवलेंथ का मान क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पे भी डिक्रीजिंग लेवल में है। तो जैसे कि 1/λ/4 का है तो वो भी डिक्रीजिंग का होगा, तो इस वजह से ये ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होता है, इसके नजदीक में ही इस प्रकार से डिक्रीजिंग फॉर्मेट के अंदर प्राप्त होता है। दूसरा ग्राफ हम किसके बीच में बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी और अब आप यहाँ पे देखिए, इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ से आप लोगों को सीधा सा ये पता चल रहा होगा कि जब हम वेवलेंथ को कैसे रख रहे हैं, मिनिमम रख रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये किसका, कृष्णिका विकिरण नियम का क्या है, किसी प्रकार का कोई भी व्याख्या नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही हम वेवलेंथ को बढ़ा रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर विकिरणों के उत्सर्जन की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस वजह से कहते हैं कि जो रेले जीन्स का नियम भी होता है वो किस प्रकार से, वो किसका, कृष्णिका विकिरण के नियम का क्या करता है, आंशिक रूप से उसकी व्याख्या करता है। क्योंकि आप देखोगे कि बिग वेवलेंथ या फिर उच्च वेवलेंथ के ऊपर तो ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि ये वाला ग्राफ भी कि विकिरणों की मात्रा में क्या हो रही है, धीरे धीरे कमी हो रही है। तो वो तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। लेकिन जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो आप लोगों को मालूम है जब स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी का ग्राफ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है तो इसी का उल्टा ग्राफ होगा किसके अंदर, वेवलेंथ के अंदर होगा, और एक दूसरे के उल्टे होंगे। जहां पे अगर वेवलेंथ हाई है तो उस समय फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। तो आप लोगों को मालूम है कि लोअर वेवलेंथ या लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ग्राफ में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब कोई भी कृष्णिका जो है रेले जीन्स नियम के अनुसार लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या करेगी, विकिरणों का उत्सर्जन अधिक करती है। लेकिन उसी जगह पर हम क्या करें कि अगर वेवलेंथ के रूप में देखें तो वेवलेंथ के अनुसार दीर्घ वेवलेंथ या हायर वेवलेंथ के ऊपर रेले जीन्स नियम के अनुसार वेवलेंथ के अंदर क्या हो जाती है, कमी उत्पन्न हो जाती है। तो इस वजह से ये कहते हैं कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर दो मेथड थे, एक वीन्स का मेथड और एक किसका मेथड, रेले जीन्स का मेथड। अगर इनको वेवलेंथ के रूप में देखें तो एक तो किसके लिए अप्लाई होता है, लोअर वेवलेंथ के लिए अप्लाई होता है, और दूसरा किसके लिए अप्लाई होता है, हायर वेवलेंथ के लिए। तो दोनों ही क्या है, पार्शियली किसको क्लासिफाई कर रहे हैं, कृष्णिका विकिरण नियम को क्लासिफाई करते हैं। पूर्ण रूप से कंप्लीटली दोनों ही किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों ही नियम के अंदर आप देखोगे तो दोनों ही नियम के अंदर ये किसी भी चीज को नहीं बताते। क्योंकि आप लोग देखोगे तो इसके अंदर आप लोगों को यह पता चलेगा कि
जो लोअर वेवलेंथ होगी इसके अंदर भी यहाँ पर क्या है, विकिरणों की मात्रा क्या है, बहुत ही ज्यादा अधिक है, क्योंकि ये ग्राफ कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है। लेकिन वहीं पर हम अगर देखें हायर वेवलेंथ के ऊपर, तो ये किसकी डिफिनेशन कर रहा है या किसको डिफाइन कर रहा है, कृष्ण का विकिरण नियम को डिफाइन कर रहा है। ठीक है ना। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों नियमों में एक तो हाई वेवलेंथ के ऊपर लगता है और एक लो वेवलेंथ के ऊपर लगेगा।